नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम समझ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, धारा और उपधारा के मतलब के साथ। आज का हमारा फोकस है अध्याय 7 पर। शीर्षक है नगर पालिका राजस्व। काफी अहम अध्याय है ये, क्योंकि ये बताता है कि नगर पालिका अपने काम के लिए पैसा, खासकर टैक्स वगैरह, कैसे जुटाती है। इसमें हम धारा 126 से 140 तक को करीब से देखेंगे। कैसे जानकारी मांगते हैं, बिल कैसे जाता है, और अगर कोई पेमेंट न करे तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अध्याय 7 नगर पालिक राजस्व की पूरी मशीनरी को सेट करता है और इसकी शुरुआत होती है धारा 126 से, जो जानकारी लेने के बारे में है। धारा 126, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। देखिए, इस धारा का सीधा सा मतलब है कि नगर पालिका को ये पावर है कि वो पता लगा सके कि भाई किस पर टैक्स लगना है और कितना। इसके लिए जानकारी तो मांगनी पड़ेगी ना। उपधारा 1 ये कहती है कि नगर पालिका या फिर उसका सीएमओ या टैक्स असेसर या कोई और जिसे पावर दी गई हो, वो एक लिखित नोटिस देकर किसी भी निवासी से जानकारी मांग सकता है। और ये जानकारी 3 मुख्य बातों के लिए मांगी जा सकती है। उपबंध क, पहला, क्या उस आदमी पर इस एक्ट के तहत कोई टैक्स देने की जिम्मेदारी है भी या नहीं। उपबंध ख, दूसरा, अगर है तो कितनी रकम पर टैक्स लगना है, मतलब टैक्स का बेस क्या है। उपबंध ग, और तीसरा, अगर प्रॉपर्टी का मामला है तो उसका मालिक कौन है, नाम और पता क्या है। अच्छा, मतलब नगरपालिका सीधे पूछ सकती है कि भाई आप टैक्स के दायरे में हो या नहीं, और आपकी प्रॉपर्टी किसकी है। पर मान लीजिए कोई ये जानकारी दे ही ना, या जानबूझकर गलत बता दे, तब? हाँ, उसका भी इलाज है। उसके लिए है उपधारा 2। अगर उपधारा 1 के तहत जानकारी मांगी और किसी ने जानबूझकर नहीं दी या गलत दे दी, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर मामला साबित हो गया तो जुर्माना भी लग सकता है, 1000 रुपये तक का। तो जानकारी छुपाना या गलत देना महंगा पड़ सकता है। चलिए, जानकारी मिल गई, टैक्स तय हो गया। अब वसूल कौन करेगा? कोई खास ऑफिसर है इसके लिए? जी हाँ, इसके लिए है धारा 127, करों को वसूल करने का कर्तव्य। ये धारा बिल्कुल साफ करती है कि जिम्मेदारी किसकी है। इसके हिसाब से मुख्य नगरपालिक अधिकारी, मतलब सीएमओ, या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई दूसरा ऑफिसर इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि धारा 102 और 103 वाले जो टैक्स है वो सही से लगें और उनकी वसूली भी हो। ठीक है, तो सीएमओ या उनका आदमी वसूली के लिए जिम्मेदार है। वसूली का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? मतलब आदमी को कैसे पता चलेगा कि कितना देना है? बिल्कुल, यहीं पर आती है धारा 128, कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। ये धारा कहती है कि जब भी कोई पैसा म्युनिसिपैलिटी को मिलना है, मतलब किसी को देना है, चाहे वो उपबंध क, इस एक्ट के तहत कोई टैक्स या फीस हो जो वसूलनी है, या फिर उपबंध ख, नगरपालिका की किसी बिल्डिंग या जमीन का किराया हो, तो म्युनिसिपैलिटी को क्या करना है, जल्द से जल्द उस आदमी को एक बिल भेजना है जिसकी जिम्मेदारी है पेमेंट करने की। बिल में साफ लिखा होगा कि कितना पैसा बकाया है। तो सबसे पहले बिल जाएगा। अच्छा, इस बिल में क्या क्या लिखा होना जरूरी है ताकि पता तो चले कि पैसा किस बात का मांग रहे हैं और कब का? हाँ, उसके लिए है धारा 129, बिल की अंतर वस्तु। ये बताती है कि बिल में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, हर बिल में कम से कम 2 बातें तो बिल्कुल साफ लिखी होनी चाहिए। उपबंध क, पहली, वो टाइम पीरियड जिसके लिए पैसा मांगा जा रहा है, जैसे मान लो अप्रैल से जून का प्रॉपर्टी टैक्स। उपबंध ख, दूसरी, वो प्रॉपर्टी या बिजनेस या कोई पद या कोई और चीज जिसके बेस पर ये पैसा मांगा जा रहा है, मतलब टैक्स लगा किस पर है। और इसके अलावा बिल में 2 और जरूरी चीजें बतानी होंगी। उपमद आय, एक तरह की चेतावनी कि अगर टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो क्या नतीजे होंगे, क्या लायबिलिटी बनेगी। उपमद आय, और वो टाइम लिमिट भी बतानी होगी जिसके अंदर इस एक्ट के हिसाब से अपील की जा सकती है अगर कोई बिल से सहमत नहीं है। तो बिल में पूरी कहानी होगी, कितना, क्यों, कब तक, और ना देने पर क्या होगा, अपील का टाइम क्या, सब कुछ। अब मान लीजिए बिल मिल गया पर 15 दिन निकल गए, पेमेंट नहीं हुआ, तब क्या करेगी नगरपालिका? अगर बिल भेजने के 15 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो नगरपालिका अगला कदम उठाती है। ये होता है धारा 130,
मांग का नोटिस के तहत अगर बिल का पैसा बिल मिलने के 15 दिन के अंदर नगर पालिका ऑफिस में या जो भी पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज्ड है उसको नहीं दिया जाता तो नगर पालिका उस आदमी को एक डिमांड नोटिस भेजेगी। ये नोटिस एक तय फॉर्मेट में होगा जो एक्ट की 4थी अनुसूची में दिया है या वैसा ही होगा। ये समझ लीजिए एक ऑफिशियल वार्निंग है कि अब तो पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले बिल, फिर 15 दिन का टाइम, फिर ये डिमांड नोटिस। अगर इस नोटिस के मिलने के भी 15 दिन बाद पैसा नहीं आया या वो आदमी कोई वाजिब कारण भी नहीं बता पाया, तब क्या नगर पालिका कोई सख्त एक्शन ले सकती है? हाँ बिल्कुल, यहीं से वसूली की प्रक्रिया थोड़ी और सख्त हो जाती है। इसके बारे में धारा 131 किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा में साफ बताया गया है। उपधारा 1 ये कहती है कि अगर डिमांड नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आदमी ने 3 में से कोई काम नहीं किया, उपबंध का या तो नोटिस में मांगा गया पूरा पैसा जमा नहीं कराया, उपबंध ख या फिर नगर पालिका या ऑफिसर के सामने आकर कोई ठीक ठाक कारण नहीं बताया कि वो पैसा क्यों न दे, उपबंध ग या फिर उस डिमांड के खिलाफ धारा 121 के तहत अपील भी फाइल नहीं की। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो जो बकाया रकम है और उसको वसूलने में जो भी खर्चा हुआ है वो सब उस आदमी की प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है। कैसे? नगर पालिका उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो मतलब गाड़ी सामान वगैरह, या इमूवेबल जैसे जमीन मकान, उसे कुर्क कर सकती है यानी जब्त कर सकती है और फिर उसे बेच सकती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए सीएमओ एक वारंट जारी करेगा। इसका फॉर्मेट 5वीं अनुसूची जैसा होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए वारंट नगर पालिका तय फॉर्मेट में जारी करेगी। ये वारंट ही ऑफिसर को जब्ती का अधिकार देता है। अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या इसकी कोई टाइम लिमिट भी है? मतलब ऐसा तो नहीं कि सालों बाद भी पुराना बकाया वसूलने के लिए वारंट जारी कर दें? नहीं, टाइम लिमिट है। उपधारा 2 यही बताती है, कुर्की और बिक्री का वारंट उस तारीख से 3 साल बीत जाने के बाद जारी नहीं किया जा सकता जिस तारीख को वो पैसा पहली बार देना बनता था। 3 साल? ये तो जरूरी बात है। तो क्या 3 साल बाद बकाया माफ हो जाता है? नहीं, माफ नहीं होता। यहीं पर आता है परंतु उपबंध प्रोवाइजो। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि चलो वारंट जारी करने का 3 साल का टाइम निकल भी गया तो भी नगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से जैसे कलेक्टर वगैरह से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो बकाया रकम वैसे वसूल करे जैसे जमीन का लगान यानी लैंड रेवेन्यू वसूला जाता है। तो वसूली का रास्ता बंद नहीं होता, तरीका बदल सकता है। और उपधारा 3 साफ करती है कि हर वारंट पर सीएमओ के साइन होंगे और वही जारी करेगा। और ये वारंट जाएगा किसके पास? क्या नगर पालिका का ही कोई कर्मचारी लेकर जाएगा? ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी है कहाँ। उपधारा 4 कहती है कि अगर प्रॉपर्टी नगर पालिका की सीमा के अंदर ही है तो वारंट नगर पालिका के ही किसी ऑफिसर को दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन उपधारा 5 बताती है कि अगर प्रॉपर्टी किसी दूसरी नगर पालिका की सीमा में है या ऐसी जगह है जो नगर पालिका ही नहीं है जैसे कोई गांव, तो वारंट उस दूसरी नगर पालिका के सीएमओ को या अगर नगर पालिका नहीं है तो उस एरिया के तहसीलदार को भेजा जाएगा। अच्छा, मतलब वसूली के लिए बाहर के अधिकारियों की मदद भी ली जा सकती है। हाँ, और इसी उपधारा 5 का परंतु उपबंध ये भी कहता है कि जिस बाहरी ऑफिसर को मतलब सीएमओ या तहसीलदार को वारंट भेजा गया है वो चाहे तो उसे अमल में लाने के लिए अपने किसी जूनियर ऑफिसर को भी दे सकता है। ठीक है, अब ये वारंट लेकर ऑफिसर पहुंच गया। मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी घर के अंदर है और दरवाजा बंद कर लिया किसी ने, क्या ऑफिसर जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर जा सकता है? जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। धारा 132 वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश इसी बारे में है। अगर वारंट वाले ऑफिसर को पक्का लगता है कि किसी बिल्डिंग में ऐसी प्रॉपर्टी है जो वारंट के तहत जब्त की जा सकती है और वो अपना परिचय, आने का मकसद बताकर अंदर आने की इजाजत मांगता है, फिर भी उसे घुसने नहीं दिया जाता, तो वो कुर्की करने के लिए जोर लगा सकता है। इसके लिए वो सूरज उगने और डूबने के बीच मतलब दिन के समय में बिल्डिंग का बाहरी या अंदर का दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोल सकता है। लेकिन इसमें महिलाओं की प्राइवेसी का क्या? उसका खास ध्यान रखा गया है। इसी धारा का परंतु उपबंध प्रोवाइजो एक बहुत जरूरी सेफगार्ड देता है।
वो ऑफिसर महिलाओं के कमरे में यानी जनान खाने में तब तक नहीं घुसेगा या उसका दरवाजा नहीं तोड़ेगा जब तक उसने अपने इरादे की सूचना कम से कम 3 घंटे पहले ना दे दी हो और वहां जो महिलाएं हैं उन्हें वहां से हटने का पूरा मौका ना दिया हो। ये एक जरूरी बैलेंस है, वसूली का अधिकार और नागरिक की प्राइवेसी, खासकर महिलाओं की। चले, ऑफिसर अंदर पहुंच गया, प्रॉपर्टी सामने है। अब उसे कुर्क करने मतलब जब्त करने का सही तरीका क्या है? क्या वो कुछ भी उठा सकता है? नहीं, इसका भी एक प्रॉपर तरीका है जो धारा 133 वारंट को निष्पादित करने की रीति में दिया गया है। उपधारा 1 ये कहती है कि वारंट वाला ऑफिसर उस आदमी की जिसका नाम वारंट में है डिफॉल्टर कोई भी चल या अचल संपत्ति जहां भी मिले कुर्क कर सकता है, लेकिन उसे नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता, चाहे बकाया कितना भी ज्यादा क्यों ना हो? हाँ, बिल्कुल है। उपधारा 2 ऐसी ही चीजों की लिस्ट देती है जिनकी कुर्की नहीं होगी। मकसद ये है कि आदमी बिल्कुल ही बेसहारा न हो जाए। इसमें क्या क्या आता है? उपमद 1, डिफॉल्टर, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के जरूरी कपड़े और बिस्तर। उपमद 2, खाना पकाने के बर्तन। उपमद 3, अगर डिफॉल्टर कोई कारीगर है तो उसके काम के औजार जिनसे वो कमाता है, और अगर डिफॉल्टर किसान है तो उसकी खेती के उपकरण, बीज और वो जानवर जो उसकी रोजी रोटी के लिए जरूरी हों। अरे वाह! तो मतलब कानून यहाँ थोड़ा मानवीय चेहरा भी दिखाता है। वसूली हो, पर किसी को उसकी बेसिक जरूरत की चीजों या कमाने के साधन से ही महरूम न कर दिया जाए। सही कहा। और उपधारा 3 एक और जरूरी बात कहती है। ये कहती है कि चल संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी रकम वसूलनी है, बकाया प्लस खर्चा, कुर्क की गई चीज की कीमत उसके आसपास ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 के बकाये के लिए 10 लाख की गाड़ी उठा ली, और अगर गलती से कोई ऐसी चीज कुर्क हो गई जो उपधारा 2 में मना है या ऑफिसर को लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, तो उसे फौरन लौटा दिया जाएगा। ये अत्यधिक न हो वाला नियम भी जरूरी है। ठीक है, जब चल संपत्ति कुर्क कर ली तो उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है? हाँ, उपधारा 4 यही बताती है। ऑफिसर जैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी कुर्क करेगा, वो फौरन उसकी एक लिस्ट बनाएगा जिसे इन्वेंट्री कहते हैं, और उस सामान को वहां से हटाने से पहले वो उस आदमी को जिसके कब्जे से वो सामान लिया गया है एक रिटेन नोटिस देगा। ये नोटिस छठी अनुसूची के फॉर्मेट में होगा। ये तो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन या मकान, उसकी कुर्की कैसे होती है? उसका तरीका थोड़ा अलग है जो उपधारा 5 में बताया है। उपबंध आई, कुर्की एक रिटन ऑर्डर जारी करके होगी। इस ऑर्डर से डिफॉल्टर को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने, मतलब बेचने या गिफ्ट करने या उस पर कोई चार्ज डालने जैसे गिरवी रखने से रोक दिया जाएगा, और बाकी सब लोगों को भी ऐसे किसी ट्रांसफर या चार्ज से फायदा लेने से रोका जाएगा। उपबंध 2, इस ऑर्डर का पब्लिक में ऐलान किया जाएगा। कैसे? प्रॉपर्टी पर या उसके पास ढोल बजाकर या किसी और लोकल तरीके से। ऑर्डर की एक कॉपी प्रॉपर्टी पर किसी साफ दिखने वाली जगह चिपकाई जाएगी। एक कॉपी नगरपालिका ऑफिस में भी लगेगी, और अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी जमीन है जिस पर सरकार को लगान जाता है तो उस जिले के कलेक्टर ऑफिस में भी एक कॉपी चिपकाई जाएगी। अच्छा, मतलब सबको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अटैच्ड है। हाँ। इसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर उपधारा 6 बताती है। एक बार इमूवेबल प्रॉपर्टी कुर्क हो गई तो उसके बाद अगर सीएमओ की रिटन परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी या उसमें किसी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया गया या उस पर कोई चार्ज बनाया गया तो वो सब नगरपालिका के क्लेम के आगे बेकार यानी वॉइड माना जाएगा। तो एक बार अटैच हो गई तो फिर उसे बेचकर या गिरवी रखकर बकाये से नहीं बच सकते जब तक सीएमओ हाँ ना कहे। अब प्रॉपर्टी कुर्क हो गई, अगला स्टेप क्या है? बेचना, जो अक्सर बिक्री से होता है। धारा 134 कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय इसी बारे में है। उपधारा 1, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां प्रॉपर्टी फौरन बेची जा सकती है। कब? जब जब्त की गई चीज ऐसी हो जो जल्दी खराब होने वाली हो, पेरिशेबल जैसे फल, सब्जी, या फिर ऐसी हो जिसकी कस्टडी का खर्चा ही इतना ज्यादा हो कि वो बकाया रकम मिलाकर चीज की कीमत से ज्यादा बैठ जाए। ऐसे में सीएमओ फौरन उस आदमी को नोटिस देगा जिसके कब्जे से चीज ली थी कि इसे तुरंत बेचा जा रहा है। अगर नोटिस मिलने पर
वारंट का पैसा और खर्चा जमा नहीं होता या सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो ऑफिसर उसे बेच देगा। और अगर प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो तुरंत खराब हो, तब उपधारा 2 लागू होती है। अगर प्रॉपर्टी उपधारा 1 वाली नहीं है तो कुर्क की गई प्रॉपर्टी या उसका उतना हिस्सा जो बकाया चुकाने के लिए काफी हो, उसे बेचा जा सकता है। ये बिक्री सीएमओ के ऑर्डर पर होगी। और तरीका क्या होगा? पब्लिक ऑक्शन यानी सार्वजनिक नीलामी, जो राज्य सरकार ने तय किया हो। लेकिन बिक्री तभी होगी जब डिफॉल्टर ने नीलामी से पहले बकाया रकम और कुर्की वगैरह के सारे खर्चे जमा ना कर दिए हों। बिक्री से जो पैसा आएगा उससे पहले नगर पालिका का बकाया और सारे खर्चे चुकाए जाएंगे। नीलामी हो गई, पैसा आ गया, बकाया और खर्चे भी कट गए। अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो? मान लो बकाया 50,000 था, प्रॉपर्टी 70,000 में बिकी, उस एक्स्ट्रा 20,000 का क्या होगा? उसका भी हिसाब है उपधारा 3 में। अगर बिक्री से मिला पैसा, बकाया और सारे खर्चे काटने के बाद भी बच जाता है, जिसे सरप्लस कहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा फौरन नगर पालिका फंड में जमा कर दिया जाएगा। और साथ ही उस आदमी को जिसके कब्जे से प्रॉपर्टी ली गई थी इन्फॉर्म किया जाएगा कि पैसा जमा हो गया है। अगर वो आदमी सूचना मिलने की तारीख से 1 साल के अंदर रिटेन एप्लीकेशन देकर वो बचा हुआ पैसा मांगता है तो उसे वापस मिल जाएगा। और अगर 1 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया तो वो पैसा हमेशा के लिए नगर पालिका का हो जाएगा, फिर उस पर कोई दावा नहीं चलेगा। ये जानना जरूरी है। अच्छा, एक सवाल और। हमने पहले बात की थी कि वारंट नगर पालिका के बाहर भी भेजा जा सकता है, धारा 131। तो क्या बाहर कुर्क की गई प्रॉपर्टी को वहीं बेचा भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बेचा जा सकता है। धारा 135 नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय यही क्लियर करती है। जिस अथॉरिटी ने वारंट जारी किया था, जैसे सीएमओ, वो उस बाहरी ऑफिसर को जिसे वारंट भेजा था ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो कुर्क की गई प्रॉपर्टी को बेच दे। ऐसा डायरेक्शन मिलने पर वो बाहरी ऑफिसर, जैसे दूसरे शहर का सीएमओ या तहसीलदार, प्रॉपर्टी बेच सकता है और बिक्री के सारे काम कर सकता है। इसमें भी वही नियम लागू होंगे जो हमने धारा 133 और 134 में देखे, बस थोड़े बहुत बदलावों के साथ। बिक्री के बाद वो बाहरी ऑफिसर अपने वसूली के खर्चे काटकर बाकी पैसा वारंट जारी करने वाली ओरिजिनल अथॉरिटी को भेज देगा, जो फिर उसका हिसाब किताब धारा 131 के हिसाब से करेगी। अच्छा, तो वसूली का जाल नगर पालिका की सरहदों से भी आगे है। अब एक और सिचुएशन, अगर नगर पालिका को लगे कि कोई आदमी जिस पर टैक्स बकाया है वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है ताकि वसूली ना हो पाए, क्या तब भी यही लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी? बिल, नोटिस, वारंट? नहीं, ऐसी इमरजेंसी के लिए एक फास्ट ट्रैक है। धारा 136 उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले हों। उपधारा 1, अगर नगर पालिका को कभी भी लगे कि कोई आदमी जिस पर इस चैप्टर के तहत कोई पैसा बकाया है या होने वाला है वो नगर पालिका एरिया छोड़कर जाने वाला है, तो सीएमओ उसे फौरन बिल भेजकर तुरंत पेमेंट मांग सकता है। नॉर्मल प्रोसेस का इंतजार नहीं होगा। उपधारा 2, अगर वो आदमी बिल मिलते ही फौरन पेमेंट नहीं करता तो बकाया रकम उसकी चल या अचल प्रॉपर्टी की कुर्की और बिक्री से वैसी ही वसूली जाएगी जैसे हमने पहले देखा। लेकिन इस स्पेशल केस में 2 बड़े फर्क होंगे। पहला, उस पर धारा 130 वाला डिमांड नोटिस भेजना जरूरी नहीं होगा, और दूसरा, कुर्की और बिक्री का वारंट बिना देर किए फौरन जारी और एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। अच्छा, तो भागने वालों के लिए रास्ता बंद है और प्रक्रिया एकदम तेज। अब इतनी सारी कानूनी कार्रवाई है, बिल, नोटिस, वारंट, कुर्की, बिक्री, अगर इनमें से किसी कागज में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या तारीख गलत लिख दी, क्या इससे पूरी वसूली ही इलीगल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। धारा 137 व्यावृत्तियां, सेविंग्स, इसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करती है। ये धारा एक तरह का बचाव का नियम है। ये कहती है कि सिर्फ इसलिए कि बिल, डिमांड नोटिस, वारंट, जब्त की गई प्रॉपर्टी की लिस्ट या इस पूरी प्रोसेस से जुड़े किसी और कागज में कोई गलती या कोई कमी या फॉर्मेट में कोई डिफेक्ट रह गया हो, तो उसके कारण इस एक्ट के तहत की गई कोई कुर्की या बिक्री गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी, और नहीं ऐसी गलती करने वाला ऑफिसर कोई ट्रेसपासर माना जाएगा। मतलब जब तक इरादा और मेन प्रोसेस सही है, छोटी मोटी फॉर्म की गलतियों से पूरी कार्रवाई बेकार नहीं होगी। ये तो काफी प्रैक्टिकल नियम है, वरना तो हर वसूली को चैलेंज किया जा सकता था।
अच्छा, जब कोई आदमी पेमेंट कर देता है, चाहे बिल पर या नोटिस पर, तो उसे कोई रसीद वगैरह मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। ये जरूरी है। धारा 138 समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना ये पक्का करता है। इस एक्ट के तहत किसी भी टैक्स के लिए जब भी कोई पेमेंट किया जाता है, तो जो आदमी मतलब नगर पालिका का कर्मचारी वगैरह वो पैसा लेता है, वो पेमेंट करने वाले को एक रसीद देगा। उस रसीद में साफ लिखा होगा कि कितना पैसा मिला है और किस टैक्स के लिए मिला है। ये पेमेंट का प्रूफ होता है। हमने अब तक वसूली के लिए कुर्की और बिक्री की बात की। क्या यही एक तरीका है या नगर पालिका के पास कोई और ऑप्शन भी है? मान लो कुर्की करना मुश्किल हो या उससे पूरा पैसा ना मिले। बिक्री मेन तरीका है, पर अकेला नहीं। नगर पालिका के पास एक और रास्ता भी है, जो धारा 139 वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति ऑल्टरनेटिव पावर टू ब्रिंग सूट में दिया गया है। ये धारा सीएमओ को ये पावर देती है कि वो चाहे तो कुर्की और बिक्री की कार्रवाई करने के बजाय, या अगर कुर्की बिक्री से पूरा पैसा वसूल नहीं हुआ तो वो बकाया रकम के लिए सीधे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। किसके खिलाफ? उस आदमी के खिलाफ जिससे पैसा लेना है। अच्छा, तो कोर्ट का रास्ता भी खुला है। अब आखिरी सवाल इस चैप्टर से जो बहुत जरूरी लगता है, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। अगर किसी जमीन या बिल्डिंग पर टैक्स बकाया है, तो क्या वो बकाया उसी प्रॉपर्टी से चिपक जाता है, भले ही मालिक बदल जाए? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 140 करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व इसी को साफ करता है। ये धारा कहती है कि जमीन या बिल्डिंग पर जो भी टैक्स लगाया गया है, उसकी बकाया रकम उस जमीन या बिल्डिंग पर फर्स्ट चार्ज होगी। फर्स्ट चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट चार्ज का मतलब है कि अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी पैसा वसूल होता है, जैसे उसे बेचने पर, तो सबसे पहले नगर पालिका का टैक्स चुकाया जाएगा। उसके बाद ही किसी और का नंबर आएगा, जैसे बैंक का लोन वगैरह। बस एक चीज इससे पहले आती है, अगर उसी प्रॉपर्टी पर सरकार का कोई लैंड रेवेन्यू बकाया है, तो वो नगर पालिका के टैक्स से भी पहले चुकाया जाएगा। और ये फर्स्ट चार्ज सिर्फ जमीन या बिल्डिंग पर ही नहीं, बल्कि उस पर रखी मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है, अगर वो प्रॉपर्टी उसी आदमी की है जिस पर टैक्स बकाया है। बाप रे, तो टैक्स का बोझ प्रॉपर्टी पर ही रहता है। लेकिन अगर कोई किराएदार है, मालिक नहीं, तो क्या उससे मालिक का पुराना बकाया वसूल सकते हैं? नहीं, उसके लिए प्रोटेक्शन है इसी धारा का, परंतु उपबंध ये साफ करता है। ये कहता है कि अगर कोई आदमी उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, यानी ऑक्यूपेंट है, पर मालिक नहीं है, जैसे किराएदार, तो उससे टैक्स का ऐसा कोई बकाया नहीं वसूला जाएगा जो 1 साल से ज्यादा पुराना हो, या फिर ऐसी अवधि का हो जब वो आदमी वहां रहता ही नहीं था। अच्छा, ये किराएदारों के लिए बड़ी राहत की बात है कि उन्हें मालिक के पुराने बकाये का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये थी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 की धाराओं 126 से 140 तक की हमारी काफ़ी डिटेल चर्चा। हमने समझा कि कैसे नगर पालिका टैक्स के लिए जानकारी मांग सकती है, बिल और नोटिस भेजती है, और पेमेंट ना हो तो वारंट जारी करके प्रॉपर्टी को और बेच भी सकती है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कुछ चीजें कुर्क नहीं हो सकती, महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान रखना है और किराएदारों को पुराने बकाये से बचाना है। बिल्कुल, ये धाराएं नगर पालिकाओं को अपना रेवेन्यू पक्का करने के लिए ताकत तो देती है, पर साथ ही नागरिकों के अधिकारों का भी ख्याल रखती है। उम्मीद है इस बातचीत से ये जो थोड़े मुश्किल कानूनी नियम हैं, उन्हें आसान शब्दों में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को जरूर सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, और अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आज हमने ये तो देखा कि नगर पालिका टैक्स वसूलने के लिए क्या-क्या कर सकती है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो संतुलन है, एक तरफ वसूली की ज़रूरत, दूसरी तरफ नागरिक के अधिकार, ये असलियत में ज़मीन पर कैसे निभाया जाता होगा, ये जानना भी दिलचस्प रहेगा।